नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान और प्रोग्राम में आए हुए तमाम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपके सामने एक किताब का इजरा हुआ, इशरत जहाँ इनकाउंटर, और मुख्तलिफ़ मेहमानान ने अपने ज़रीन ख़यालात का इजहार किया। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चंद बातें आपके सामने पेश करूँ। 2018 की बात है, दिल्ली से मुझे फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले का नाम मैं नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि आपके शहर में या शहर के करीब में इशरत जहाँ की फैमिली रहती है और वो बहुत परेशान है, उनकी माशी हालत अच्छी नहीं है, आप जाके मिलिए जरा। लेकिन जानिए, पहली बार रियलाइज़ हुआ कि हम कितने, यानी मैं कितना अंधा, यानी हमारे शहर और हमारे शहर के करीब एक फैमिली है, परेशान हाल है। केस को छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी बहुत परेशानी है और हम खबर नहीं रखते। मैं उनका एड्रेस नहीं जानता था, मैं फ़ोन नंबर नहीं जानता था, लेकिन जो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त है, मैंने उनको कॉल किया, उनका नंबर हासिल किया और इशरत की वालदा से मैंने बात की और मैं उनके घर पर गया। मैंने मुलाकात की, मैंने अपनी किताब पेश की और पहला सवाल जो मेरे जहन में आया, और वही सवाल हर शहरी के जहन में, आपके जहन में आता है कि इशरत जहां अहमदाबाद कैसे पहुंच गई और क्यों कर पहुंच गई, जहां उसका एनकाउंटर हुआ। अब मैं बिल्कुल एक तालिब इल्म के हैसियत से सवाल किए जा रहा था और न जाने कितनी बार उनकी वालदा ने इन सवालात के जवाब दिए होंगे, मीडिया के सामने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने, एसआईटी के सामने, सीबीआई के सामने, कितनी बार पुलिस के सामने उन्होंने ये बयान दिया होगा, लेकिन वो थकी नहीं और मेरे सवाल का वहीं से वो फिर से वो जवाब देने लगी कि ये और ये मामला हुआ। और आपको मालूम है कि इशरत जहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी और छुट्टियों में, जो गर्मी की छुट्टियां होती है, उसमें ट्यूशन नहीं होते, लोग गांव चले जाते, बच्चे गांव चले जाते, बंद होता है, तो 2 महीना घर में घर का खर्च कैसे चलेगा, पेट की आग कैसे बुझाई जाएगी। तो इशरत जहां ने काम की तलाश शुरू की, लोगों को बोला कि कहीं पे कोई काम हो तो मुझे बताना। और जावेद शेख, जो पहले प्रणेश पिल्लई थे, वो इशरत की वालदा के साथ काम, इशरत की वालिद के साथ काम किया करते थे, वो जानते थे। और पता चला कि उनके पास एक जॉब है, उनका कोई अकाउंट का काम संभालना है, उनका बिजनेस है छोटा मोटा। और मैं आपको बताऊं जावेद ने क्यों रखा, क्योंकि जावेद ने इशरत के वालिद को वादा किया था। आखिर वक्त में जब वो बिस्तर मर्ग पर थे, तो इशरत के वालिद ने जावेद से कहा था कि ये मेरी बेटी है, बहुत ज़हीन बेटी है, ये डॉक्टर बनना चाहती है, तुम इसकी मदद करना। तो उसने वादा किया था और वो वादा उसने निभाया इस हैसियत से कि उस लड़की को उन्होंने अपने साथ काम पर रखा और तालीमी मदद भी की। और अकाउंट का काम था और साथ में वो ये कहते थे कि मेरे साथ तुमको उस काम के सिलसिले में चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा शहर के बाहर। अब वो बहुत गैप है उनके अंदर, जो आप एज डिफरेंस देखेंगे ना, बहुत गैप है। 19 साल की इशरत है और करीब करीब वो 29 साल 40 साल का जो है जावेद शेख है, और वो उनको चाचा या अंकल कहती थी। जालिमों ने बात कही कि उनके जो है गलत
ताल्लुकात है, ऐसा भी इल्जाम लगाया। बहरहाल उनके साथ वो जाया करती थी। और फिर एक दिन, और आपको मैं बताऊं तो जावेद के बारे में, जावेद कौन था? जावेद कोई और नहीं था बल्कि जावेद पुलिस के लिए काम करता। वो पुलिस का खबरी था। और आपको पता है पुलिस जैसे टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, उसी तरह जावेद को इस्तेमाल करने के बाद उसका जो है कत्ल कर दिया। तो उस काम के लिए जावेद को मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ता था। तो जावेद साथ में इनको, इशरत को भी लेकर जाता था, 2 या 3 जगह पर लेकर गया और उसको उसने नासिक बुलाया। कत्ल के कुछ दिन पहले नासिक बुलाया। एक थैली में कपड़े डालकर इशरत जहां निकल गई। कुछ वक्त एतराज किया गया कि ये इसको बुर्का क्यों नहीं पहनाते आप? गुर्बत इतनी थी कि खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बुर्का कहां से खरीदे? दूसरा एतराज ये था कि गैर मर्द के साथ आपने उसको काम करने की इजाजत कैसे दी? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था जिंदगी गुजारने का। और वो अंकल बोलती थी, वो जानते थे पहले से, इसलिए माँ ने मजबूरी में इजाजत दे दी कि तुम उसके साथ काम करने के लिए जाओ। मजबूरी वो ले गई उसको। वो नासिक गई, फिर नासिक से उसको फोन आया, फिर वहां से वो गाड़ी बैठकर जावेद उसको मिला, फिर वहां से उसको जावेद को फोन आता है। और जावेद को कौन फोन कर रहा है? जावेद को पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, आईबी वाले फोन कर रहे हैं कि तुमको यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। और उनके इशारे पे वो जा रहा है। और जब वो गुजरात पहुंचता है तो वहां पर ब्लू रंग की जो गाड़ी है जावेद की, वही गाड़ी वो पूरी इंडिया में घूमता था। वही गाड़ी से वो अपने वालिद को मिलने साउथ इंडिया गया था। उस गाड़ी में से जावेद को जो है अगवा कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और वो अचानक देखते हैं कि इसके साथ एक लड़की भी बैठी है। अब इसका क्या किया जाए? पुलिस डिपार्टमेंट में इसके ऊपर झगड़े हुए। बाज़ लोगों ने कहा कि इशरत को छोड़ दो, और बाज़ लोगों ने कहा कि इशरत को छोड़ेंगे तो ये गवाह बन गई है इस पूरे मामले की, ये हमारा राज फाश कर देगी। क्योंकि उनको एक कोडियार फार्म में जाकर के कैद किया गया, कई दिन तक उनको कैद किया गया। वंजारा का ये कहना था कि उसको साथी में रखो, और लाल दाढ़ी और काली दाढ़ी से मैंने इजाजतनामा ले लिया है इनकाउंटर का। और लाल दाढ़ी और काली दाढ़ी कोई और नहीं है, ये इस वक्त के जो है मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला है। और इनकी इजाजत से 2 बच्चों को और लाया गया। कहा गया कि ये पाकिस्तानी बच्चे, पाकिस्तानी शहरी है, ज़ीशान जौहर और अकबर अली राना, जिनकी फोटो भी आपको नहीं मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी, मेरी किताब में भी नहीं। और इन चारों को, वो 2 बच्चों को अलग फार्म में कैद करके रखा गया, और ये 2 को, इशरत जहां को और जावेद को, अलग कैद करके रखा गया। एक तो अगवा किया गया, पहला जुर्म। दूसरा इलीगल डिटेन किया गया। तीसरा टॉर्चर किया गया। चौथा जिना बिल जब्त किया गया। और 5वां और इंतहाई घिनौना के कत्ल करके उस डिवाइडर पे ला करके उनको लिटाया गया, चारों को। और ये साजिश, ये कहानी गढ़ी गई कि नरेंद्र मोदी के कत्ल के लिए आए। और आपको मालूम है इस वाकये से चंद दिन पहले वाजपेयी ने एक बयान दिया था। और वाजपेयी ने कहा था कि जो कुछ गुजरात में हुआ है, गोधरा कांड के तनाजुर में, फसादात के हवाले से, बीजेपी ने जो पार्लिमानी इलेक्शन हार गई है, इसलिए अब मोदी को हटाना बहुत जरूरी हो गया है। और एक डेट उन्होंने दी थी कि इस डेट पर हम जो है फैसला लेंगे और मोदी की किस्मत का फैसला करेंगे। 22-23 जून को बीजेपी की जो है एक मीटिंग होने वाली थी नेशनल लेवल की, और उसमें फैसला लिया जाने वाला था। लेकिन उस मीटिंग से पहले एक साजिश रच करके हिंदू हृदय सम्राट और बहुत बड़ा एक लीडर की हैसियत से उसको खड़ा करने के लिए इस तरह के जो है ड्रामेबाजी की गई, साजिश की गई और मासूम का कत्ल किया गया। और ये फेक इनकाउंटर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ की 4 स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी कह रही है।
आपको मालूम है इनकाउंटर के बाद मैजिस्ट्रेट की तरफ से इंक्वायरी होती है जो जरूरी है कानून के हवाले से। तो मैजिस्ट्रेट एसपी तमंग उन्होंने जो है इसकी इंक्वायरी की और उन्होंने पाया, आप देखिए मार्वेलस रिपोर्ट, मार्वेलस, और इतना दूररस उसकी बसीरत मैं सलाम करता हूं। उस वक्त उसने खाली रिपोर्टों की बुनियाद पर, मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, लोगों के बयानात की बुनियाद पर, शमीमा कौसर आपा के बयान की बुनियाद पर उसने ये कहा कि ये फेक इनकाउंटर। और उनके पेट के अंदर जो अनाज था, जो रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया, ये बताया गया कि ये पेट के अंदर जो अनाज था, ये खाना इन्होंने कब खाया था, इनको कब मारा गया, रात ही में मार दिया गया और दूसरे दिन सुबह जो है लाकर के लाश सड़क के किनारे जो है रख दी गई। तो पहली है मैजिस्ट्रेट तमंग की रिपोर्ट। मैं आपको तमंग के बारे में बताऊं, मैं इस किताब के हवाले से उनके पास भी गया। आपकी एक फोटो दे दीजिए, एक फोटो, ताकि इस किताब को में जो इसको लगाया जा सके। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ ली और कहा कि मैं फोटो नहीं दे सकता, क्योंकि इस एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट की वजह से आज 20 सालों से इंतजामिया मुझे परेशान कर और मुझे क्रिमिनल कोर्ट से निकालकर फैमिली कोर्ट में फेंक दिया गया, शहर से निकालकर देहात के किनारे में पटक दिया गया। तो लिल्लाह मुझसे मेरे फोटो का मांग मत कीजिए, मैं आपको फोटो नहीं दे सकता। उन्होंने इनकार कर। और दूसरी रिपोर्ट है, वो है एसआईटी की। जब मामला शमीमा कौसर आपा ने जब एप्लीकेशन पिटीशन फाइल की गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट के आने के बाद, हालांकि इससे पहले वो कई जगह पर ह्यूमन राइट्स कमीशन में और दीगर जगह पर वो बात कर चुकी थी कि मेरी बेटी बेगुनाह है और उसको इनकाउंटर में मारा गया है, इसकी तफ्तीश की जाए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मैजिस्ट्रेट तमंग की रिपोर्ट आती है, फौरन जो है पूरी दुनिया की आंखें खुलती है और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जो है सुनवाई चलती है। गुजरात हाई कोर्ट एसआईटी बनाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स, और एक ईमानदार ऑफिसर उसके अंदर है जिसका नाम है सतीश वर्मा। मैंने सतीश वर्मा से बात की, उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा भाई इस एसआईटी की रिपोर्ट जो हमने दी है वही सिंगल लाइन रिपोर्ट है कि दिस इज अ फेक इनकाउंटर। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट की वजह से आज तक मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में फेंका जा रहा है, और आपको मालूम है रिटायरमेंट से 2 महीने पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनके घर में चोरों को भेज के चोरी कराई गई, उनके घर में भेजकर उनकी बेटी पर हमला कराया गया, आईपीएस ऑफिसर को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि तुमने हक और इंसाफ की बात की, तुमने इशरत जहां की हिमायत की बात की। हम तो उसको जो है दहशतगर्द और न जाने क्या क्या जुर्म की नामों से नवाज रहे थे, तुमने उसको जो है मासूम करार दिया, आज तक सताया जा रहा है। मैंने कहा सर इस प्रोग्राम में आ जाइए, आज के प्रोग्राम के मेहमान थे। तो उन्होंने फिर हाथ छोड़ दिए, उन्होंने माजरत चाहिए कि भाई मैं नहीं आ सकता। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज आती है गुजरात हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। जब तमंग की रिपोर्ट आ गई, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि यस दिस इज टोटली फेक इनकाउंटर और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और गुजरात पुलिस, गुजरात सीआईडी इसकी सही तफ्तीश नहीं कर सकती। चुनांचे गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इमीडिएटली ये पूरा का पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, और मामला जाता है सीबीआई के अंदर, और सीबीआई तफ्तीश करती है, और सीबीआई तफ्तीश करने के बाद अपनी चार्जशीट देती है, और अगेन द फोर्थ एंड द मोस्ट प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंट्री, सीबीआई ये कहती है कि दिस इज अ फेक इनकम। और आप चार्जशीट पढ़ के हैरत ज़दा रह जाएंगे, 1 2 नहीं 20 से ज्यादा पुलिस अफसरान के नाम है जिसमें ये कहा गया है कि ये सब इनकाउंटर में मुलविस थे, और उनमें से कुछ लोगों को रहम किया गया उन लोगों पर, और कहा गया कि तुम माफी के गवाह बन जाओ, सुल्तानी गवाह बन जाओ, तुमको जो है हम एक्यूज नहीं बनाएंगे। और कुछ लोग सुल्तानी गवाह बन गए तो उनको एक्यूज नहीं बनाया गया, चंद लोगों को एक्यूज बनाया गया और उनको अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया। वंजारा का नाम आपने सबने सुना है, और उन पर कई दिनों तक के ट्रायल चला नहीं, ये डिस्चार्ज के लिए, बेल के लिए ये तमाशे करते रहे। गुजरात का, अहमदाबाद का पुलिस कमिश्नर फरार हो गया, मैं बीमार हूं, मेरे सीने में दर्द है,
ये ऐसी करते हैं। बहरहाल उसके बाद जो है एक एक करके लोगों को बेल मिलना शुरू हुई, एक एक करके लोगों को जो है डिस्चार्ज मिलना शुरू हुआ। सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट पेश की। आप हैरत ज़दा रह जाएंगे, जो मीडिया के अफराद है सुन ले। सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दी और एक दो नहीं 4 इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को मुलजिम बनाया इस केस के अंदर, कि गुजरात पुलिस के साथ आईबी के ये 4 पुलिस अफसरान भी मौजूद थे जो इस साजिश में पेश थे, जिन्होंने ना सिर्फ इशरत जहां का कत्ल किया बल्कि गैर कानूनी तौर पर हथियार फराहम कराया पुलिस को, और इशरत जहां और उसके साथियों की लाशों पर जो पत्थर रखा गया, जो हथियार रखा है, वो आईबी ने दिया। राजेंद्र कुमार जिनका नाम आता है, तीन अफसरान का नाम नहीं आता, और आपको हैरत होगी सुन के और हैरत सदा रह जाएंगे कि इस केस के अंदर सीबीआई ने आईबी के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की है कोर्ट से गायब कर दी गई। आज तक वो चार्जशीट नहीं है। इशरत जहां की वकील एडवोकेट वीरेंद्र ग्रोवर ने कई बार एप्लीकेशन किया कोर्ट को कि वो चार्जशीट मुझे दी जाए, मैं डिफेंस लॉयर हूं, कहा कि कोर्ट के पास भी वो चार्जशीट नहीं, गायब हो गई है। किसने चुराया? और कुछ लोगों ने उसकी स्कैन करके उसकी कॉपी वेबसाइट पे डाल दी थी। मैं दिल्ली गया और मैंने इशरत जहां की वकील वीरेंद्र ग्रोवर से वो कॉपी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है, जो वेबसाइट पर कुछ चीजें हैं वही है, ओरिजिनल कॉपी तो है ही नहीं, चोरी कर ली गई। तो ये इस केस की जो है हकीकत है जो आपके सामने मैं रख रहा था। और आईबी के एक भी ऑफिसर को अरेस्ट नहीं किया है। पार्लियामेंट के अंदर इशरत जहां इनकाउंटर पे बहस होती है, कई दिन तक बहस होती है, और यह दलील दी जाती है कि वो जो है लश्कर तैयबा की खुदकुश बमबार थी। सबूत के नाम पर कुछ नहीं। वो नरेंद्र मोदी को उनके 3 साथियों के साथ कत्ल करने के लिए आई थी। कोई सबूत नहीं। बस हमने कह दिया दहशतगर्द है तो है, हमने कह दिया कि मुसलमान नरेंद्र मोदी को मारने आए थे तो मार लो, तस्लीम कर लो, सबूत की क्या जरूरत। और इसके बाद आईबी के एक भी ऑफिसर को केस चलाने के लिए इजाजतनामा नहीं मिलता है, वो अरेस्ट भी नहीं होते। तहलका के अंदर पहली बार आईबी ऑफिसर राजेंद्र कुमार की फोटो आई, पहली बार दुनिया में, पहली बार उसका इंटरव्यू सामने आया, और पहली बार लोगों को पता चला कि आईबी किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर रोल प्ले करती है मुसलमानों को फंसाने का, मुसलमानों को मरवाने का, और मुसलमानों के नाम पर गैर कानूनी तौर पर हथियार सप्लाई करने का। ये ऑन रिकॉर्ड सबूत है, मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीआई की चार्जशीट कह रही है। इस किताब में भी उसका हवाला है, आप देख लीजिए। तो सामान्य इकराम, ये पूरा केस फेक बनाया गया और इसमें इंसाफ आज तक नहीं। मुसर्रत जो उनकी बहन है इशरत जहां की, शमीमा कौसर की बेटी है, उन्होंने कहा कि हम लोग इस केस में इशरत जहां पर लगाए गए दहशतगर्दी के इल्जाम को मिटाने के लिए इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये इस जंग को जीते, इस जद्दोजहद में कामयाब हुए? अजीज भाइयों, इशरत जहां की वालिदा पिछले 20 सालों से, पिछले करीब 20 सालों से जो इस जद्दोजहद में खड़ी है और उनके घर वाले खड़े हैं, 2 में से 1 जंग वो जीत चुके हैं। इन 4 अथॉरिटीज की बुनियाद पर, ये 4 रिपोर्ट की बुनियाद पर ये बात साबित हो गई कि इशरत जहां बेगुनाह थी और उसे एक फर्जी इनकाउंटर में मारा गया। तो मैं ये कहता हूं कि इन रिपोर्ट के हवाले से कि आप पर जो इल्जाम लगा था, आपकी बेटी पर जो इल्जाम लगा था, वो इल्जाम एक तरह से मिट गया है और आप ये जंग जीत चुके हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जो लोग कातिलीन हैं, जिन्होंने साजिश रची, कत्ल किया, उनमें से किसी को सजा नहीं मिली। कानून का एक सेक्शन है, सेक्शन 197 सीआरपीसी, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई जज, अगर कोई पुलिस वाला अपने फराइज मनसबी अदा करते हुए कोई काम कर रहा है तो उसको अगर कोई गुनाह भी अगर उससे सरजद हो जाए तो उस पर केस चलाने के लिए हुकूमत से पहले इजाजतनामा लेना जरूरी है। और चूंकि इस केस के अंदर इजाजतनामा नहीं मिला है पुलिस वालों को, इसलिए आप केस नहीं चला सकते, इनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, कन्विक्ट नहीं कर सकते। इसी बुनियाद पर यके बाद दिगरे एक पुलिस वालों को पहले बेल मिली और बाद में एक पुलिस वालों को डिस्चार्ज कर, सब लोग डिस्चार्ज हो।
आज कोर्ट के अंदर सीबीआई की चार्जशीट है, आईबी के खिलाफ चार्जशीट है, एसआईटी की रिपोर्ट है, तमंग की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, सब कुछ अपनी जगह पर है। 164 स्टेटमेंट्स है पुलिस वालों के, क्राइम ब्रांच के पुलिस वालों के, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत ने इजाजत नहीं। तो अजीज भाइयों, ये बात आप सुन लीजिए वीरेंद्र ग्रोवर का स्टेटमेंट कि वो कहती है कि ये लोग ट्रायल चला के नहीं छूटे, ये लोग इस हैसियत से नहीं छूटे कि बेगुनाह है, ये लोग इस हैसियत से छूटे कि हुकूमत ने इनके ऊपर इम्प्यूनिटी कर दी, इनकी जो है पनाह, इनको पनाह दे दी, एक एतबार से इनका सपोर्ट किया है, ट्रायल नहीं चलाएंगे। आज भी हमारा दावा है अगर खुली अदालत में इनके खिलाफ ट्रायल चलेगा, इन सबको फांसी की सजा मिलेगी, उससे कम सजा नहीं मिल सकती। अजीज भाइयों, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि पिछले 6 सालों के अंदर हर 3 दिन में एक इनकाउंटर का केस होता है भारत में, हर 3 दिन में एक इनकाउंटर का केस। और अफसोस की बात यह है कि इस दौरान जितने भी केस होते हैं उसमें किसी भी पुलिस वालों को अरेस्ट नहीं किया जाता, चार्जशीट नहीं की जाती है, प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता है, इसीलिए कन्विक्शन होता नहीं। और अगर कहीं पर ऐसा होता भी है तो 197 का सैंक्शन नहीं दिया जाता और ऐसे पुलिस वालों को जो है रिहा कर दिया जाता है। आखिर में एक दो बात, ये लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपने ये किताब क्यों लिखी। ये तो पुरानी बात है, केस भी सब खत्म हो गया है। मैं कहता हूं कि केस खत्म कहां हुआ है, केस तो जो है हुकूमत ने सैंक्शन ना दे करके डिस्चार्ज करवा लिया है। जो गाजी साहब कह रहे थे, आज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोशिश की जाए, हम अपनी हद तक की कोशिश करें तो केस शुरू हो सकता है। लेकिन जब हुकूमत ही सैंक्शन ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं है, केस चलाने के लिए तैयार नहीं है, तो हाई कोर्ट भी अपने हाथों को जो है बंधा हुआ महसूस करेगी। तो ये किताब क्यों लिखी गई? इसलिए लिखी गई है ताकि सनद रहे, इसलिए लिखी गई कि ताकि सारी चीजें, एक दो नहीं 400 से ज्यादा इसमें हवाले दिए गए हैं, तमाम मुस्तनद हवाले दिए गए कि ये पूरा वाकया कैसे हुआ। और अजीज भाइयों, आखिर में एक बात ये कहकर कि तुम्हारे बस में कत्ल करना है, तुम्हारे बस में अगवा करना है, तुम्हारे बस में टॉर्चर करना है, लेकिन आपके बस में हौसलों को खत्म करना है। ये प्रोग्राम होने नहीं दिया जा रहा था, आपको मालूम, पूरी कोशिश लगा दी थी, पूरी कोशिश लगा दी थी पुलिस ने, इंतजामिया ने, कि आज का प्रोग्राम होने ना पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर असदुल्ला खान साहब कि उन्होंने हिम्मत और जवामर्दी से इस प्रोग्राम को होने दिया और ये साबित कर दिया कि जो कौम हौसले और हिम्मत से जीती है उसको कभी भी जो है सरनगू नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारी बहन शमीमा आपा, नजमीना और हाज़रीन, आज बहुत दिनों बाद जो है इस मौजू पर मुमरा में बात हो रही है। असल में हम लोग जो है वो शायद डर की नफ्सियात में जीने के आदी होते जा रहे हैं। डर और डराने वाला मौजूद है, बल्कि हम डरने के लिए तैयार हैं, इसलिए डराने वाले की हिम्मत बढ़ रही है। देख रहे हैं, वो कोशिश हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुमरा में हो रही है, पूरे मुल्क में हो रही है, आप देख रहे हैं। और इसी के असर में दबाने की कोशिश की जाती है, हर तरफ जो है वही मामला है। और शायद इसी डर की नफ्सियात की वजह से हम अक्सर, कभी कभार नहीं, अक्सर जो है हकायक तक भी नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर जो बैठी हुई अक्सरियत है, शायद वो भी एक मकवसे का शिकार हो कि पता नहीं इशरत थी नहीं थी, पता नहीं। हाँ भाई, ये सब जो मामलात है ये हमारे अपने जहन में जो है वो बुलबुलाते रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम आगे बढ़े। असलम गाजी साहब, यहाँ अलम बरदारान इकामत दीन बहुत मौजूद हैं, खेल कूद के बड़े बड़े मुकाबलों के इनकाद होते रहते हैं, बल्कि महीनों तैयारियों के बाद जो है वो जोर लगाया जाता है। लेकिन आप सवाल कीजिएगा, पूछिएगा कि क्यों ऐसी कोशिश नहीं की गई, बहुत दिल दुखता है। और इसीलिए जब हम तक ये बात आई तो पहले तो दिल से यहाँ निकल गया कि हाँ होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो जो हथकंडे इस्तेमाल करने थे वो तमाम इस्तेमाल किए गए, कोशिशें की गई, लेकिन बहरहाल अल्लाह जो है वो दिलों में बांट डालने वाला है।
मैं ये कह रहा हूं कि हम जब इस डर की नफ्सियात में जिएंगे तो हम हमारी अगली नस्लों तक ये इस दस्तावेज को कहां पहुंचा पाएंगे, लेने पढ़ने तक या सिर्फ छुपा कर रख देने तक। अगर इसी नफ्सियात की वजह से हुकूमतें हमारे मामलात को सरदखानों में डाल देती है तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अपनी आवाज को कब बुलंद किया, कब हमने ये महसूस किया कि वो इशरत जो जब 10वीं में पढ़ती थी तो वो इतनी शर्मीली थी कि वो सामने आकर क्वेश्चन पूछने के बजाय पीछे खड़े रहकर सवाल करती थी। वो इशरत कि जिसके 10वीं के बाद आगे पढ़ने के हालात नहीं थे, वो अब्दुल्ला पटेल जूनियर कॉलेज में दाखिला तो ले सकती थी लेकिन आगे ट्यूशन या कोचिंग या कोई और जरिए से आगे नहीं बढ़ सकती थी, तो फेल हो जाने के खतरे से वो चाहती थी कि मैं कम से कम इतनी तो हाथ पैर मार लूं कि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं, मैं रजा साहब अपने वालिद मोहतरम या अपनी माँ या अपनी बहनों और अपने छोटे भाई के लिए बोझ न बन जाऊं। जब वो लड़की जो झींगुर को देखकर डर जाती थी, झींगुर, हमारे घर में झींगुर होते हैं, और उसके बाद जो मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर आती थी, वो लड़की आप उसको दहशतगर्द के नाम से पुकारते हैं और हम सुनते रहे। सारी रिपोर्ट्स ने कह दिया, हमारे भाई अब्दुल वाहिद ने, सलाम कीजिए उसकी हिम्मत को कि वो काम किया जो अब आपको भी मानना पड़ेगा और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मानना पड़ेगा कि ये है वो दस्तावेज कि जिसको सब जमा कर दिया गया। आप देखिए तो सही, आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए कि आपकी बेटी, आपकी बहन यकीनी तौर पर बेगुनाह थी। हमने सिर्फ जनाजे कंधा देने के बाद भूल गए। आज बरस गुजर गए, दहाई गुजर गई, और इतना अरसा गुजरने के बाद हमने क्या किया, क्या कोशिश की उस सिलसिले में? लेकिन ये एक बहुत बड़ी कोशिश है जो हकीकत के रूप में सामने आती है। हालांकि तमाम हुकूमती अदारों ने बेगुनाह साबित किया लेकिन हम उसकी गूंज दुनिया तक नहीं पहुंचा सके। हम तो बस डेविड हेडली की बात को मान लिया, क्योंकि डेविड हेडली की बात को मीडिया ने इतना इको किया, इतना गूंजने दिया कि हमारी नजर में मीडिया ट्रायल के अंदर अगर इशरत को गुनहगार करार दे दिया गया तो हम गूंगे हो गए। हमारे पास हमारे जो दूसरे अगियार बिरादरानी वतन थे, उनके पास जबान से जवाब देने के लिए हमारी जबानें गूंगी हो गई। क्या नहीं हुआ ऐसा? हमने ऐसा किया? हमने खुद अपने आप को, इशरत को नहीं, पूरे मुमरा को मुश्तबा करार दे दिया। तो अब ऐसे हालात में अगर कोई नौजवान खड़ा होता है तो हमको उसकी हिम्मत को और हौसले को सलाम करना चाहिए। रुकावटें फिर भी आएंगी, आईबी के अफसरान फिर भी आएंगे, घंटों बैठ के वक्त जाये करेंगे, जबरदस्ती कुरे देंगे, आपके जज्बात को और इस जलसे के जरिए होने वाले असरात को परेशान कर दिया जाएगा। लेकिन क्या तहरीकें सर पड़ जाएं, कोशिशें ना हो? अब भी जो हम इस ताल्लुक से बात ना करें। बात तो यह है कि वो शोर उठे, वो गूंज उठे कि फिर ऐवान इक़्तिदार में कि जहां पर फाइलों को गायब नहीं किया जाता बल्कि जो इंसाफ करने वाले मुंसिफानी गिरामी है उनको ही सफ़े हस्ती से गायब कर दिया जा रहा है। ऐसे हालात में एक बार फिर हमें इस हौसले के साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस मौके से हमारे अंदर वो हौसला भर दे, वो फिर हमारे अंदर वो हिम्मत भर दे कि हम इशरत के कातिलों को कम से कम लड़का तो सके। हमने अदालतों के फैसलों को कबूल करते हुए अपनी इबादत गाहों से दस्तबरदार हो गए और तारीख के एक बहुत ही अंधेकार में जो है वो रिपोर्ट को फेंक दिया। हम हमारे बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं उसके ताल्लुक से, दस्तबरदार उससे ही नहीं है बल्कि आगे आने वाले खतरों के बारे में भी हम बात करना छोड़ चुके हैं। याद रखिए, ये इशरत, ये हमारी बेटी थी। अगर हम इस बात का दावा करते हैं वो बच्ची जो अगर मेडिकल करती तो शायद डॉक्टर भी बन गई होती तो हमको गर्व होता। मुमरा के लोग आज एक बच्चे के, 2 बच्चों के, 10 बच्चों के MBBS करने पर नाज करते हैं, तो आपको इस पर भी नाज होना चाहिए कि आपकी ये बेटी शहीद है और अल्लाह के यहाँ जिंदा है, अपने हिस्से का रिज़्क़ पाते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बड़ा काम जो है अब्दुल वाहिद से ले लिया। मैं मुबारकबाद देता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसको खुद भी जो है हकीकी तौर पर पढ़े, समझे और उन लोगों तक पहुंचाए जो अब भी इस मामले में बिल्कुल अनजान है। एक बड़ी जनरेशन है हमारे साथ की और हमारे बात की। सही हक इसका ये तभी अदा हो सकेगा जब हम इस बात के लिए खुद अपने आप को आमादा और तैयार कर सके कि हक की आवाज के लिए खड़े हो सके। शुक्रिया।